तो स्वागत है आप सभी का और नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं आपदा या डिजास्टर के बारे में और थोड़ी सी आपदा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे और भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये जो भी हैं फैक्चुअल हैं तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लें कि आपदा होता क्या है। तो आपदा यानी कि परेशानी या कुछ ऐसा चीज़ जो नहीं होना चाहिए। और ये जो आपदा है ये अंग्रेजी शब्द डिजास्टर और फ्रांसीसी भाषा के शब्द डिजास्ट्रे और इटालियन भाषा के शब्द डिजास्ट्रो से लिया गया है। और यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है जिसमें डस और एस्टर इससे संबंधित है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः बुरा तारा। और आपदा की बात करें तो ये एक ऐसी त्रासदिक स्थिति होती है जिसमें न केवल सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र भी अवरुद्ध हो जाता है और जान माल को बचाने के लिए आकस्मिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। और तो ये जो आपदा है ये त्रासदिक स्थिति हो जाती है जिसमें कि सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पारिस्थितिक सिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र है वो अवरुद्ध हो जाता है और जान माल का बहुत ज़्यादा क्षति हो जाता है, आपदा कहलाता है। अब इसको संभालने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है। और आपदा प्रबंधन की बात करें तो इसको 4 घटक होते हैं इसमें जो सामान्यतः शामिल होते हैं, जो कि प्रमुख 4 घटक हैं। जिसमें पहला है कि तैयारी करना या प्रिपेयर्डनेस और बचाव या प्रिवेंशन, ये कोशिश करें कि आपदा हो ही ना। और तीसरा है कि दुष्प्रभावों को कम करना या मिटिगेशन, यानी कि कोशिश करें कि ठीक है दुर्घटना जो होना है वो तो हो ही रहेगा लेकिन हम ऐसा व्यवस्था करें कि उसके प्रभावों को कम किया जा सके। इसके बाद आता है राहत, ये भी आपदा प्रबंधन में शामिल है कि भाई राहत कार्य किया जाए। जैसे कोई घटना अगर घट जाता है या कोई आपदा अगर आती है तो वहाँ पे टीम भेजकर लोगों को बचाया और इस टाइप के काम किया जाता है जिससे उनको राहत मिले। और हम आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं कि इसके 4 घटक हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी जब परियोजना का नए यानी किसी भी नए परियोजना का जब स्थापित किया जाता है या लगाया जाता है तो ये ध्यान दिया जाता है, जो कि ज़रूरी भी है, कि उससे आपदाओं की प्रवणता नहीं बढ़े। यानी कि जो भी इंडस्ट्री या उद्योग लगाया जाए तो ऐसे जगहों पर लगाए कि उसकी वजह से वहाँ की आपदा आने की जो बारंबारता है या कुछ भी ऐसा चीज़ है उसको प्रभावित ना करे, यानी कि उसकी वजह से वहाँ आपदा ना हो। और कोई परियोजना जब स्थापित किया जाए तो ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कुछ आपदा इसकी वजह से घट जाता है तो जो बहुत सारे क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं, जैसा कि सामाजिक क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, तो इन सब पर कम से कम प्रभाव पड़े। इसके अलावा एक ये भी देखा जाता है कि आपदाओं के प्रभावों को निम्न करने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उनका उद्देश्य ये हो कि मानव विकास हो। ऐसा नहीं कि ठीक है हमने एक बार सब कर दिया तो ख़त्म, नहीं, बल्कि मानव विकास को भी ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें आपदाओं के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो आपदा होते हैं इनका वर्गीकरण भारत सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति को वर्ष 1998 में गठित किया गया था, जिसके द्वारा 31 किस्म के यानी कि 31 प्रकार के आपदाओं की पहचान की गई थी, जिनको 5 वर्गों में बांटा गया था। जिसमें पहला वर्ग है जल एवं जलवायु संबंधित घटनाएं, और दूसरा वर्ग है भूविज्ञान संबंधी आपदाएं, और तीसरा है औद्योगिक आपदाएं, और चौथा है दुर्घटना संबंधी आपदाएं, और पांचवा है जीव विज्ञान संबंधी आपदाएं। अब अगर हम बात कर लें कि जल एवं जलवायु संबंधित आपदाएं कौन कौन सी होती, इसमें कौन सी शामिल हैं, तो इसमें बाढ़ शामिल है, सूखा शामिल है, सुनामी शामिल है, बादलों का फटना शामिल है, और वज्रपात यानी कि बिजली का गिरना ये शामिल है, गर्म हवाएं चलना, ठंडी लहरें और चक्रवात, ये सभी जल एवं जलवायु संबंधित आपदाओं में शामिल हैं। और भूविज्ञान संबंधी आपदाओं में बात करें तो इसमें शामिल है भूकंप, भूस्खलन और बांधों का टूटना। ये भूविज्ञान संबंधी आपदाओं में इनको शामिल किया गया है। जबकि औद्योगिक आपदाओं में की बात करें कि औद्योगिक आपदाओं में किनको किनको रखा गया है, तो रासायनिक आपदाएं,
नाभिकीय आपदाएं और कोयले के खदानों में होने वाली घटनाओं को औद्योगिक आपदाओं में रखा गया है। और जो दुर्घटना संबंधी आपदाएं हैं इसमें रखा गया है सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं को, आतंकवादी हमलों को, भगदड़ को, और नावों के जलमग्न होने को, साथ ही साथ जो वन और शहर क्षेत्र में जो आग लग जाते हैं उनको दुर्घटना संबंधी आपदाओं के वर्ग में रखा गया है। और ये जो पांचवा वर्गीकरण है जीव विज्ञान संबंधी आपदाएं, इसमें महामारी, भोजन की विषाक्तता और मवेशियों की बीमारियों को शामिल किया गया है। और अब हम बात कर लें कि भारत में जो आपदा आती हैं उनके लिए भारत कितना अनुकूल है या क्यों आती है। तो उसके दो वजह हैं। पहला तो है कि प्राकृतिक कारण और दूसरा हो जाता है अन्य कारण। अब प्राकृतिक कारण की अगर हम बात कर लें तो प्राकृतिक कारण में शामिल है कि जो भारत का लगभग जो 58.6% हिस्सा है ये भूकंप प्रवण क्षेत्र है, यानी कि यहाँ या तो मध्यम या फिर अधिक तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं भारत के 58.6% क्षेत्रफल में। इसके अलावा जो भारत का जो कुल तटीय रेखा है वो 75 से 16 किलोमीटर है, जिसमें 5700 किलोमीटर जो है एरिया समुद्री तटीय रेखा ये चक्रवातों के लिए प्रवण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में जो चक्रवात आते हैं दो प्रकार के आते हैं। पहला तो कभी ये अरब सागर से आती है वो, और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी से। तो जो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आती है वो भारत के संदर्भ में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा ये जो हमारे देश में जो कृषि क्षेत्र है इसका जो 68% हिस्सा है वो सूखा के लिए प्रवण है, यानी कि सूखा यहाँ ज़्यादा आता है भारत के 68% क्षेत्रों में। और इसके अलावा जितना भूभाग है हमारे देश का उसका 12% जो हिस्सा है वो बाढ़ के लिए यानी फ्लड के लिए प्रवण है, यानी कि यहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। इसके और हम बात करें अतिरिक्त कारक कि भाई क्यों ऐसा होता है हमारे देश में, तो वजह जनसंख्या है ही, जनसंख्या का बहुत ज़्यादा होना। दूसरा शहरीकरण और विकास, इसकी वजह से भी ये जो दुर्घटनाएं या आपदाएं होती हैं इसमें बहुत बड़ा हाथ शहरीकरण और विकास का भी है। अब बोलेंगे विकास का कैसे, तो विकास में क्या है कि जैसे आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे कि भाई मतलब कोई पहाड़ बरसात के मौसम में ढह गया, तो उसका वजह ये नहीं है कि पहाड़ ख़राब था या पहाड़ का मतलब वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये था कि इतना ज़्यादा हमने उसको दोहन कर लिया है, इसकी वजह से भी ये सब होता है। और तीसरा अतिरिक्त कारण ये है कि आपदा प्रवण क्षेत्रों में विकास, यानी कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ लोगों को पता है कि यहाँ आगे चल के दिक्कत हो सकता है, वहाँ भी कुछ ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो आपदाएं या दुर्घटना है वो बढ़ जाती हैं, ये कारण है। इसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी एक वजह है जिसकी वजह से ये सब आपदाएं आती हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लें सूखा के बारे में कि क्या है सूखा और इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ता है। तो ये जो सूखा है यानी कि पानी की कमी, तो ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा ज़्यादातर शामिल है। और इसके कारण ये है कि भाई यहाँ वर्षा कम होता है, और एल नीनो ये जो हवा है पवन सॉरी उसका शुष्क प्रभाव, और ये जो पराजीनी या जो अपन ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स हैं फसल हैं उनके उपयोग, यानी जैसे कि बीटी कॉटन, इन सभी के उपयोग से भी सूखा में वृद्धि होती है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो भारत में वर्षा होती है औसतन 750 से 1100 मिलीमीटर, यानी कि 75 से 110 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और यदि 75 सेंटीमीटर से जब वर्षा कम होती है तो उस क्षेत्र को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब बात करें कि सूखा के दुष्प्रभाव क्या है, तो पहला तो यह है कि मृदा का साल्टेशन होता है, यानी कि लवणीकरण होता है, और भूमिगत जल का अभाव होता है, और जलीय निकाय इससे दूषित हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है प्रवसन का होना, यानी कि लोग क्या है जगह छोड़ के यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, और वनस्पतियों का नष्ट होना, ये इसके सामान्य दुष्प्रभाव है सूखा के। अब बाढ़ की बात कर लें तो बाढ़ इसका अपोजिट है। तो बाढ़ की बात करें तो बाढ़ और मतलब बाढ़ के कारण क्या है, क्यों आता है, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसकी बात कर लें तो ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारे देश में मुख्य रूप से उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य,
और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं जो कि बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला राज्य है वो असम है। और कारण इसका ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्षा होते हैं, पहला चीज़। दूसरा ये है कि कभी कभी बांध के टूटने की वजह से भी ये राज्य बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा बांध का जब गेट खोल दिया जाता है उससे भी यहाँ बाढ़ आता है। और जो चौथा प्रमुख कारण है वह नदियों के अवसादीकरण की वजह से भी यहाँ बाढ़ आने का वजह है। और नदियों के रास्ता बदल लेने से, साथ ही साथ अत्यधिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के कारण भी बाढ़, लोग क्या करते हैं कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में आवास या घर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे इसकी प्रवणता बढ़ जाती है। आप इसका ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब ज़्यादातर आपने शहर में देखा होगा कि नाली के अगल बगल भी घर बने होते हैं। हालांकि ठीक है, ये समस्या है, नहीं बनना चाहिए, लेकिन लोग बना लेते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है ना, कुछ दिन बाद वो नाली बंद हो जाता है। तो सामान्य सी बात है कि अब जब बड़े स्तर पर ऐसा होगा तो जब नदियों के रास्ते में कुछ रुकावट आएगा तो क्योंकि पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ही, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे बाढ़ आते हैं। और बाढ़ का प्रभाव ये होता है बाढ़ आने की वजह से, पहला तो जो प्रमुख प्रभाव है कि महामारी फैलता है। दूसरा है जल गंदा हो जाता है और पीने के पानी का समस्या हो जाता है। और इससे जो रबी फसल, यानी कि जो बरसात के मौसम का जो फसल है उसको नुकसान होता है। और जो आधारभूत और संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको नुकसान होता है, खाद्यान्न की कमी होती है। और वही एक समस्या जो है माइग्रेशन की, वो बनी रहती है। यहाँ पे इस संदर्भ में एक ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1954 में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत बांधों का निर्माण, खाद्यान्न भंडार बनाए रखना और औषधियाँ उपलब्ध कराना इत्यादि कदम उठाए गए थे। और बाढ़ तथा सूखा को कम करने के लिए नदियों को जोड़ने वाली योजना प्रस्तावित की गई थी वर्ष 1954 में। और हालांकि ये बहुत ज़्यादा बजट होने की वजह से इस पर काम हो रहा है, हुआ है, पर जैसे इसमें केन बेतवा शामिल है, पर चूँकि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है इसकी वजह से इसको धीरे धीरे किया जा रहा है। अब जो एक अन्य आपदा है उसकी बात कर लें तो वो है भूस्खलन, यानी कि धरती का सरक जाना। तो जो दो क्षेत्र हैं भारत के संदर्भ में, वो मुख्य रूप से भूस्खलन की घटनाएं जहाँ पे देखी जाती हैं। पहला है पश्चिमी घाट और दूसरा है हिमालय का क्षेत्र, तो जिसमें उत्तराखंड में अक्सर ये हादसा होता रहता है। और इसका मुख्य कारण जो है वो अत्यधिक वर्षा का होना है। और विश्व के संदर्भ में लगभग 30% भाग जो है भूस्खलन जो है वो हिमालय के क्षेत्र में होता है, जिसका मुख्य कारण इन पर्वत श्रृंखला में मौजूद बहुत सारे समानांतर वलयों का होना है। तो ध्यान दीजिएगा कि भूस्खलन होने का हिमालय में क्या वजह है, तो प्रमुख वजह है कई समानांतर वलन का होना। ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, पैरेलल सर्कल या समानांतर वलन होने की वजह से, ठीक है। और पश्चिमी घाट में वर्ष 1978 में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था, और जिसमें लगभग 200 से अधिक लोगों की जान गई थी, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और एक और जो आपदा है वो है सुनामी। तो सुनामी की बात करें, जो कि जापानी शब्द है सुनामी, जिसका मतलब होता है सु यानी बंदरगाह होता है और नामी यानी तरंग, यानी कि ये मुख्य रूप से महासागरों में होने वाली भूकंपीय गतिविधियों के कारण होता है। और ये बंदरगाह की तरफ तरंग आते हैं, इसके लिए इसका नाम सुनामी दिया गया। और ये आता इसका आने का प्रमुख कारण है कि महासागरीय में जो भूकंप की वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसके होने का दो वजह है, पहला है कि भाई उल्कास में ऊपर से गिर जाए समुद्र में, तो या फिर भूस्खलन हो जाए, तो इन सब के कारण भी सुनामी आ सकती है। और जब सुनामी की घटना होती है तो जो तरंग बनते हैं इनसे, तो तरंग का आयाम यानी कि जो पानी का लहर ऊपर नीचे चलता है वो निम्न होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। और लगभग इसका तरंग दैर्घ्य 100 किलोमीटर से भी अधिक होता है। इसके लिए ये जो आसपास के जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं जलमग्न हो जाते हैं, और सुनामी की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। वर्ष 2004 में जो घटना हुआ था ये इसी से संबंधित है। और
सुनामी के लिए जो सुझाव दिए गए हैं कि भाई सुनामी से कैसे बचा जाए, ठीक है, उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन बचने का अगर प्रक्रिया कैसे है, तो पहला तो ये है कि आपदा प्रबंधन में, यानी कि अपन जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें देशज ज्ञान का उपयोग उपयोग करने से इसको कम किया जा सकता है। जैसे कि जो 2004 में जो सुनामी आया था, तो अपना जो लक्षद्वीप है, वहाँ के जो ट्राइब कम्युनिटी थी, उनको ज़रा भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा तकनीक का यूज़ तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या यूज़ किया था, देशज ज्ञान, इसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए सुझाव दिया गया है कि आपदा प्रबंधन में देशज ज्ञान का भी प्रयोग किया जाए, और सुनामी चेतावनी केंद्र की स्थापना की जाए, ये इसके लिए सुझाव दिए गए हैं। आगे चलते हैं, हम भूकंप की थोड़ी सी बात कर लें, जो कि आपदा है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो भूकंपीय क्षेत्र हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहले जो थे उसको बदल दिया गया है, तो अब है 2, 3, 4 एवं 5। तो जो जोन 5 है, यानी कि जोन 2, जोन 3, 2, 4, जोन 4 और जोन 5। तो जो जोन 5 है वो सबसे अत्यधिक प्रवण क्षेत्र है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और इसमें शामिल हैं, जहाँ पे इसका विस्तार है उसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, उत्तराखंड शामिल है, उत्तरी बिहार, उत्तर पूर्वी राज्य इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा गुजरात राज्य का भुज जिला और अंडमान एवं निकोबार द्वीप भी जोन 5 में आते हैं। और भारत में जो ये भूकंप आता है, इसका मुख्य कारण ये है कि जो भारतीय प्लेट जो है, जो यूरेशियन प्लेट में धीरे धीरे धंस रही है, जिसकी वजह से भूकंप की प्रवणता जो है बढ़ गई है भारत के संदर्भ में। और चक्रवात की बात करें, जो कि आपदा है, तो ये 2 प्रकार के हैं। दो प्रकार से आते हैं। पहला तो अरब सागर से आता है, और दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी से। और ये जो चक्रवात संबंधित जो भी चेतावनी भारत सरकार के द्वारा जो दी जाती है, वो भारत सरकार के मौसम विभाग के द्वारा जारी की जाती है। अब थोड़ी सी रासायनिक आपदा की भी बात कर लें, तो जो रासायनिक आपदा है, इसका कारण ये है कि कोई जो अवशिष्ट पदार्थ है उनके प्रबंधन में अनियमितता आ जाए, या संयंत्र में विस्फोट हो जाए, या रसायनों की जो ढुलाई है या जो परिवहन है उनमें अनियमितता आ जाए तो होता है ये, या फिर कुछ आतंकी गतिविधियाँ हो जाएं तो भी रासायनिक आपदा आती है। और कोयला खान आपदा की अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, तो ये जो कोयला खान आपदा है, तो सन 1965 के खनन अधिनियम के अनुसार यदि किसी खदान में दुर्घटना में 10 से अधिक लोगों की जान गई तो उसे आपदा कहा जाता है। और जो कोयले की खदानों में जो आपदा आती हैं उनके कुछ कारण ये हैं। पहला ये है कि भाई जहरीले गैसों का रिसाव हो जाए, जैसे में जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, मीथेन शामिल है, और खदानों के जो खदान है उनके छत ढह जाए तो आपदा आता है, या फिर जो खदानों में जो मौजूद स्तंभ हैं वो ढह जाएं तो आता है आपदा, या फिर जो खदान है वो जलमग्न हो जाए, या फिर लिफ्ट तंत्र का जो लिफ्ट सिस्टम है वो सही ढंग से कार्य ना करे तो हो जाता है, या फिर विद्युत आपूर्ति बाधक हो जाए तो भी कोयला खदान में आपदा आ जाती है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें कुछ प्रमुख कोयला खदान आपदाओं की, तो वर्ष 1975 में जो धनबाद ज़िले के चास नाला कोयलरी में जो हुआ था, खदान दुर्घटना घटी थी, जिसमें लगभग 300 से अधिक लोगों की जान गई थी। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है अमिताभ बच्चन की, काला पत्थर, अगर आप चाहें तो उस मूवी को देख सकते हैं। लगभग बहुत हद तक ये फिल्म वास्तविकता को दिखाती है। और इसमें ये हुआ था कि जो खदान था वो जलमग्न हो गया था, चारों तरफ पानी भर गया था, इसकी वजह से दुर्घटना घटी थी ये सन 1975 में। और वर्ष 2014 में तुर्की में एक खदान दुर्घटना हुई थी, जिसमें लगभग 200 से अधिक लोगों की जान गई थी, और यहाँ पे कारण ये था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हो गया था। और भगदड़ भी एक प्रकार का आपदा है, थोड़ी सी अगर उसकी बात कर लें, तो जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो भगदड़ मच जाती है, और जिसका कारण ये है कोई अफवाह फैल जाए, या भूकंप आ जाए, या फिर आतंकी गतिविधि हो जाए, या कुछ खाद्य सामग्री का वितरण हो रहा हो, उससे भी भगदड़ मच जाता है। और या फिर
बिजली चली जाए, मतलब कोई आयोजन हो रहा हो बहुत मेगा स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, वहाँ बिजली बिजली चली जाए तो भी वहाँ पर भगदड़ मच सकता है। और कभी कभी धार्मिक स्थलों पर भी भगदड़ मच जाता है। और महामारी की अगर हम बात करें तो महामारी में ऐसा है कि जब किसी रोग से पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या में सामान्य से अधिक की वृद्धि हो जाए तब इसे महामारी कहते हैं। और कारण ये है कि भाई या तो बाढ़ आ जाए या संक्रमण फैल जाए, या फिर जैसे अभी कोविड-19 था, ये महामारी ही था। और और जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ उसकी वजह से भी इसे फैल जाता है। और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अपर्याप्त जानकारी हो, इसकी वजह से भी फैल जाता है। तो ये था आपदाओं के कुछ प्रकार जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम बात करें कि भारत के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हम उसकी बात कर लें। तो वर्ष 1990 के दशक में जो आपदा आती थी तो आपदाओं के प्रभावों को निम्न करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। और ये जो आपदा प्रबंधन है, तो आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहली संस्था डिजास्टर मैनेजमेंट सेल यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना कृषि मंत्रालय में की गई थी। और इसका कार्य ये था कि ये आपदा आने के बाद राहत कार्यों से जुड़ा हुआ था, यानी कि जब आपदा आएगी तो फिर बाद ये राहत कार्य करेगी। फिर क्या हुआ, इसमें और आगे विकास हुआ और वर्ष 2002 में ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल इसको गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। और फिर इसमें क्या हुआ कि इसके अध्यक्ष जो थे इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे, यानी कि गृह मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव होते थे वो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के संयुक्त सचिव होते थे। और इसमें उप सचिव, तकनीकी सचिव और वित्तीय सलाहकारों को भी शामिल किया गया। और अब जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है ये वित्त प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ है। अब फिर क्या हुआ कि वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। और फिर अब भारत में आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम काम कर रहा है। तो उससे पहले हम थोड़ी सी जान लें कि जो आपदा प्रबंधन, ठीक है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में आया, लेकिन इसके लिए वित्त का प्रबंध कौन करता है। तो ये जो आपदा प्रबंधन है इसके लिए राहत निधि की स्थापना वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा की जाती है। और जो 13वां वित्त आयोग, इन्होंने वर्ष 2010 में दो प्रकार की राहत निधि की स्थापना की, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ की की स्थापना की गई, राष्ट्रीय आपदा राहत निधि यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। और दूसरा किया गया राज्य स्तर पर राज्य आपदा राहत निधि यानी कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। और जब आपदा प्रबंधन के लिए जो बजट है तो बजट में जो आवंटन किया जाता है उसके लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है, यानी कि वित्त मंत्रालय जो है आपदा प्रबंधन के लिए बजट का व्यवस्था करता है। और ये जो राज्य सरकार है तो इस प्रबंधन के लिए मैं ये बोल रहा था कि जो राज्य सरकार है तो वो जो अगर राहत कार्य के लिए जो भी पैसा वगैरह मांगते हैं, अभी जो भी वित्त मांगते हैं, तो ये क्या होता है कि जो आवेदन देते हैं वो जाता है गृह मंत्रालय में और गृह मंत्रालय से भेज देता है डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को, और वो जाकर फिर रिलीफ करता है वित्त मंत्रालय के माध्यम से। तो अब हम बात कर लें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, 3 तरह के संस्थानों के निर्माण का प्रावधान किया गया और ये कहा गया कि भारत में आपदा का प्रबंधन अब बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। हालांकि ये आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में आया था, लेकिन सबसे पहला राज्य जिसने इसे अपनाया वो गुजरात राज्य था। ये जब भुज में जो भूकंप आया था उसके बाद वहाँ ये महसूस किया गया था। तो पहला राज्य जिसने आपदा प्रबंधन अधिनियम को अपनाया अधिनियमित होने से पहले राज्य स्तर पर, वो राज्य है गुजरात। और समग्र देश के उसमें लिए ये 2005 में आया। तो इसके तहत 3 प्रकार के संस्थानों के निर्माण का प्रावधान किया गया था। पहला था आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
और दूसरा है कार्यकारी समिति और तीसरा है आपदा प्रतिक्रिया बल। तो ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो निर्माण किया गया, ये 3 स्तर पर कार्य करता है। पहला राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा जिले स्तर पर। तो ये जो NDMA है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, तो इसकी स्थापना 30 मई 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित होने के पहले ही कर दिया गया था NDMA की स्थापना। और औपचारिक रूप से इसकी स्थापना जब अधिनियम पारित हो गया तो सितंबर 2006 में किया गया। और इसकी जो संरचना होती है कि NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसमें जो प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो अन्य सदस्य होते हैं जिसमें 5 संयुक्त सचिव होते हैं, 10 संयुक्त सलाहकार होते हैं और 14 उप सलाहकार होते हैं। संरचना की बात कर रहे हैं हम NDMA की। और इसका कार्य क्या है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का? तो इसका कार्य है राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनके लिए जिम्मेदारी यही लेता है। और राज्यों के द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी जो पहल होता है उनका अनुमोदन NDMA के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के जितने भी विभाग जिनको कोई भी अगर आदेश या निर्देश देना है तो वो NDMA के द्वारा ही दिया जाएगा। और इसके अलावा जो NDMA है ये राज्य सरकारों को भी इसके द्वारा निर्देश देता है। और कुछ हद तक जो NDMA है वो राज्यों को आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में वित्त प्रबंधन में सहायक होता है। अब बात कर लें SDMA यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, और जो अन्य सदस्य होते हैं तो उनकी संख्या हर राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। और जैसा कि आपसे पहले बताया था तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित होने से पूर्व ही गुजरात और दमन दीव में इसकी स्थापना 2003 में की गई थी SDMA के यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। और हम बात कर लें अब जिले स्तर पर DDMA की यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। और अन्य सदस्यों में की अगर हम बात करें कि अन्य सदस्य में कौन कौन होते हैं तो इसमें SP शामिल होते हैं, और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो शामिल होते हैं, तकनीकी सलाहकार होते हैं, और कुछ संख्या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और कार्य ये है कि जो जिला स्तर पर जो भी आपदा से संबंधित कार्य होता है उन सभी को आपदा में जो राहत प्रदान करने का कार्य हो वो किया जाता है। और इसके बाद जो दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी बात करें तो इसकी स्थापना भी 2 स्तर पर की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो की गई है वो है नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं गृह सचिव होते हैं, और इसका जो मुख्य कार्य है ये NDMA को यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को परामर्श और सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, जबकि राज्य कार्यकारी समिति जो होता है ये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायता देने का कार्य करता है। और अब थोड़ी सी हम बात कर लें NDRF की। NDRF या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तो ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है तो इसके धारा 44 के तहत इस बल का प्रावधान किया गया है कि आपदा प्रबंधन के लिए फोर्स रहेंगे। और ये जो बल है यानी कि NDRF है तो इसमें पहले 8 बटालियन शामिल थे, और वर्तमान में 144 टीम इसमें शामिल है NDRF में। और तो ये था
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो भी संस्था बने उनके बारे में। अब एक चीज़ है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, यानी कि NIDM, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सन 1995 में नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना जो की गई थी वो भारतीय लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली के परिसर में की गई थी। फिर क्या हुआ, वर्ष 2003 में इसको अलग रूप दे दिया गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कर दिया गया। और जब वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हो गया तो इसको औपचारिक रूप दे दिया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को। और इसका जो कार्य है मेनली जो है या मुख्य रूप से वो शैक्षणिक है। और ये क्या करता है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जितने भी सम्मेलन होते हैं उनका आयोजन करती है। इसके अलावा इससे आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अध्ययन सामग्रियों का प्रकाशन और अनुसंधान जो भी हो सकता है इसके द्वारा किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें कि इसमें कैसे कार्य करता है, तो जो इसके प्रमुख होते हैं यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जो प्रमुख होते हैं होम मिनिस्टर या गृह मंत्री होते हैं, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कार्यकारी निदेशक होते हैं। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और इसमें 42 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें जितने बहुत सारे मंत्रालय के सचिव और उप सचिव शामिल होते हैं। तो भैया ये था भारत के संदर्भ में आपदा आपदा प्रबंधन और जो आपदा आते हैं उनका वर्गीकरण, इन सभी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।